हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सैनी स्टडी मंत्रा में। कल की वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर आधा कंप्लीट कर लिया था और आधा चैप्टर हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो फुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर देन हम अपना नेक्स्ट सेकंड चैप्टर करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो है अपना स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड टॉपिक जो है हमारा वो है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। स्कोप क्या होता है किसी भी चीज़ का। जैसे हम कह देते हैं कि आर्ट्स में थोड़ा कम स्कोप है, वैसे कह देते हैं लोग, बट आर्ट्स में भी बहुत स्कोप है, ठीक है। तो उसी टाइप से स्कोप क्या होता है किसी भी चीज़ की, मतलब गहराई कि कितनी उसके अंदर इम्पोर्टेंस है उसकी और कितनी उसके अंदर गहराई है और कितना उसका आगे यूज़ है, ठीक है। वो होता है सिग्निफिकेंस और स्कोप। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस और क्या उसका स्कोप है वो इसमें हम जानेंगे। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द फील्ड ऑफ स्टडी और एरिया ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मतलब कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कहाँ तक फैल रखी है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग लीडिंग इशूज़ इन अकॉर्डिंग विद द CBSE सिलेबस फॉर द +2 ग्रेड ईयर्स, ठीक है। +2 ग्रेड ईयर्स के हिसाब से इसमें नीचे बता रखा है कि किस किस टाइप की हम स्टडी जो है इसमें करते हैं। पहला है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, कि मतलब जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमको क्या क्या स्टडी करना होता है। बेसिकली सबसे पहले हम एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम करते हैं कि राष्ट्रीय आमदन जो है हम कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम। इसके बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं, उन एग्रीगेट्स के थ्रू जो है हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो जो कि हम थर्ड चैप्टर में बेसिकली हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से शुरू होती है, मतलब पूरे देश की इनकम। इट डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें हम नेशनल इनकम की एस्टिमेशन, उसकी डेफिनेशन और उसमें क्या क्या एग्रीगेट्स हैं, लाइक GDP, NDP। GDP मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, और NDP होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हम आगे थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको डीपली इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि कितनी एम्प्लॉयमेंट है कंट्री में, वो चीज़ की स्टडी हम करते हैं अपने सेकेंड पार्ट में। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ द थ्योरी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट होता है कि मतलब कितने लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, और अनएम्प्लॉयमेंट कि कितने लोग बेरोज़गार हैं, ठीक है। उसकी थ्योरी हमें इससे मिल जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि हम इसमें इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, इसीलिए हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद है कियानासियन थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज़ टू बी नोटेबल सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट। जो कियानासियन थ्योरी है उसकी भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आप चाहे इस पर वैसे इतना फोकस मत देना लाइन पे, क्योंकि ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इट एक्सप्लेन द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किसकी वजह से होती है? एक तो जब देश में जो है प्रोडक्शन अच्छी से नहीं होती, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जब अच्छे से नहीं होती तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए हमको जो है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सजेस्ट द पॉसिबल रेमेडीज़ टू कॉम्बैट इट, और जो हमें पॉसिबल रेमेडीज़ जो है इसको सॉल्व करने के लिए वो करनी चाहिए। इसके बाद है हमारा थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी भी हमारा एक चैप्टर है। क्रिएशन ऑफ मनी की मतलब मनी जो है वो कैसे क्रिएट की जाती है, और सेंट्रल बैंक RBI का क्या इंपॉर्टेंस होता है मनी की जो छापने में, उसमें क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो हम पढ़ेंगे अपने 5th चैप्टर में, जो कि है थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। उसके बाद है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेटरी एंड डिफ्लेशनरी। मतलब क्या होता है कि एक ऐसी थ्योरी होती है, जैसे मान लो आपको ये नीचे मैंने एक सिग्निफिकेंस के लिए इजी बना रखा है, देखो आपके लिए एक डायग्राम के थ्रू। एक साइड है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बिल्कुल इक्वल होगी तो इकोनॉमी सस्टेनेबली ग्रो करेगी। बट कई बार क्या होता है, जो ये गैप होता है प्राइजेज़ का, कई बार बहुत ऊपर चला जाता है। जैसे यहाँ पर ऊपर चला गया, देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर चला गया ऐसे, जो ये ऊपर वाला पॉइंट है सबसे ऊपर वाला, ठीक है। तो ये है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप, कि मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो गए, ऊपर चले गए, तो वो इन्फ्लेशनरी गैप हो गया, जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में और जो इन्फ्लेशनरी गैप के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा है लेवल ऑफ इन्फ्लेशनरी। और डिफ्लेशनरी क्या होता है, जैसे देखो ये जो है बिल्कुल नीचे चला गया, तो ये डिफ्लेट कर गया, ये नीचे चला गया,
ठीक है। तो इसके बीच का जो गैप है और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की लाइन जो जा रही है उसके बीच में जो गैप है वो हमारा है डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो ये हम इसमें बेसिकली स्टडी करते हैं कि कितना प्राइस इन्फ्लेट हुआ, कितना डिफ्लेट हुआ। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट, इससे हमको हेल्प मिलती है गवर्नमेंट बजट की एस्टिमेशन में। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ द गवर्नमेंट बजट इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी, की इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट का बजट किस चीज़ के लिए कितना जो है डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, गवर्नमेंट बजट की डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, गवर्नमेंट बजट भी हमारा 10 चैप्टर है और उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा लास्ट लेसन है। ये भी हम पढ़ेंगे कि मतलब हम बाहरले देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू है उसको इंडिया की करेंसी के साथ हम कैसे इवेल्युएट करते हैं, तो वो हम इसके अंदर ब्रीफली समझेंगे इन आर लास्ट चैप्टर। ठीक है, ये सारे हमारे चैप्टर से रिलेटेड ही हैं ऑलमोस्ट जितने भी दे रखे हैं। और उसके बाद है सिग्निफिकेंस, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, एक तो डिस्क्रिप्शन मिल जाती है हमें इकोनॉमी की कि क्या इकोनॉमी चल रही है, कैसी चल रही है। नेशनल इनकम को हम इजीली एस्टिमेट कर लेते हैं, पता चल जाता है कि देश में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट, कितनी बेरोज़गारी चल रही है। गवर्नमेंट बजट जो है अपना बनाना ईजी हो जाता है कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, कितना उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसके बारे में गवर्नमेंट को जो है रिकॉर्ड बनाया जा सकता है इसके थ्रू। उसके बाद है रोड मैप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल वेलफेयर में बिलीव रखती है, ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है। तो किस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, किस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है, उस चीज़ को जानने के लिए जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी जो है वो सस्टेनेबली डेवलप करे, उसके लिए जो है हमें एक तो इसकी स्टडी करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक जो है इकोनॉमी को अच्छे से चलाने के लिए जो है हमें सबसे पहले पॉवर्टी, काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, जैसे पॉवर्टी हो गई, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, इन सबको एलिमिनेट करके हम अपनी इकोनॉमी को कैसे सस्टेनेबली ग्रो करेंगे उस चीज़ की स्टडी भी हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कि पेमेंट्स को कैसे बैलेंस किया जाता है। वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जितनी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं उसकी जो करेंसी है, लाइक अब यूएस में डॉलर चलता है, इंडिया में रुपीज़ चलता है, तो उनके बीच में कितना डिफरेंस है। और जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जैसी एक्टिविटीज़ करते हैं तो वहाँ पे कितना, किस हिसाब से हमको इंडियन करेंसी भेजनी है और उनको किस हिसाब से यहाँ पे डॉलर जो है जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो कितना डॉलर यहाँ पर भेजेंगे, वो चीज़ डिपेंड करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस पे। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन।